पहले एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां पर हमें बताया जाता है कि अबूही रिमेंस के मर जाने के बाद में अब सारी टाइमलाइंस अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। यानी कि कोई भी मेन टाइमलाइन नहीं है, सभी अलग अलग दिशाओं में निकल चुकी है और उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या हो अगर यह सारी टाइमलाइन अलग अलग तरीकों से काम करना स्टार्ट कर दे। और साथ ही ओपनिंग क्रेडिट में हम यह भी देख पाते हैं कि क्या क्या अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इनके आगे आने वाली फ्यूचर एपिसोड्स में। और फिर स्टार्ट होती है यहाँ की एक्चुअल स्टोरी, जहाँ पर दिखाया जाता है कि जेमिनी के अंदर अब पूरी तरीके से हाइड्रा का प्रकोप फैल चुका है और उनसे लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने अपना सुपर सोल्जर तैयार करने का सोचा है। और यह वही वक्त होता है जब कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स को सुपर सोल्जर सिरम दिया जाना होता है। मूवी के अकॉर्डिंग हमें ये दिखाया गया था कि पैगी कार्टर उस वक्त वहाँ पर नहीं होती है। मूवी के अंदर डॉक्टर स्किन ने उससे कहा था कि तुम बाहर जाकर बूथ में बैठकर इंतजार करना, मगर इस एनिमेशन एपिसोड में दिखाया गया था कि पैगी और स्टीव की आंखें मिलती है और दोनों को ही आपस में थोड़ा बहुत प्यार हो जाता है। और इसी चक्कर में पैगी बाहर ना जाकर यही उसके सुपर सोल्जर बनने का इंतजार करती है और यहीं से इसकी टाइमलाइन थोड़ी बहुत चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। जहां पर सबसे पहले तो हाइड्रा का एजेंट, जो कि सबसे पहले स्किन को गोली मारने वाला होता है, वो सबसे पहले गोली मार देता है स्टीव रॉजर्स को और उसके बाद में डॉक्टर स्किन को। अब यहाँ पर पैगी कार्टर ये बात जानती थी कि ये सुपर सोल्जर प्रोग्राम हाइड्रा को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए ही बनाया जा रहा है, तो इसलिए वह इस काम को छोड़ नहीं सकती थी। और अब वो टोनी स्टार्क के फादर यानी कि हावर्ड स्टार्क को कहकर वह सारे एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करवाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वह प्रोजेक्ट काफी महंगा था और वो उसे यूं ही जाया नहीं जाने दे सकते थे। और फाइनली इस मशीन की फुल पावर को स्टार्ट करके सुपर सोल्जर सिरम को इंजेक्ट किया जाता है पैगी कार्टर के शरीर में और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी के अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। और अब एक नई कैप्टन अमेरिका यानी कि कैप्टन कार्टर का जन्म होता है, जिसकी बॉडी पहले से ज्यादा टॉल, स्ट्रॉन्ग और सुपर ड्यूरेबल बन जाती है। और अब इसके बाद में जैसा मूवी में हमें दिखाया गया था कि कैप्टन अमेरिका को गवर्नमेंट ने पब्लिक फिगर बनाकर लोगों के अंदर जज्बात भरने और साथ ही सरकार को गोलियां खरीदने के लिए, आम लोगों से पैसा निकलवाने के लिए काफी सारे इवेंट्स करवाए गए। तो सारी की सारी सेम चीजें यहाँ पर पैगी कार्टर के साथ में भी होने लगती है, मगर वह इस काम को करने से मना भी करती है। और उसके बाद में वह सीन आता है अवेंजर्स 1 का, जहां पर खुद कैप्टन अमेरिका एक पंचिंग बैग पर घुसे मार रहा होता है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर हमें पैगी कार्टर दिखाई जाती है, जो कि इन बातों से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि उसे पब्लिक फिगर क्यों बनाया जा रहा है। उसे तो जाकर अपने सैनिकों के साथ में दुश्मनों की छुट्टी करनी थी। और वह गुस्से में आकर एक वेट प्लेट को उठाकर दीवार पर मार देती है, जहाँ पर काफी सारी प्लेट्स को ऑलरेडी दीवार में घुसा रखा था। वहीं पर अगले सीन में हमें दिखाई जाती है रेड स्कल की एंट्री, जिसका बेसिकली नाम होता है स्किमित। और ये यहाँ पर आकर टोन्सवर्क शहर में उसी लाइब्रेरी में पहुंचता है, जहाँ पर उसे स्पेस स्टोन यानी टेज़रेक होने की आशंका थी। अब यहाँ पर इस स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट था। बेसिकली मूवी के अंदर हमें दिखाया गया था कि टोन्सवर्क से स्किमित आकर उस टेज़रेक को काफी टाइम पहले ही लेकर जा चुका होता है और उसके बाद में मूवी के अंदर सुपर सोल्जर प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाता है। लेकिन जैसा कि सीरीज का नाम है व्हाट इफ, तो इसी को कंटिन्यू रखते हुए हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि बालन शहर के अंदर अब पहुंच जाती है कैप्टन कार्टर अपनी टीम के साथ में। और वहाँ पर हाइड्रा के सभी लोगों को धूल चटाते हुए टेज़रेक को अपने पास में रख लेती है। और अब आगे चलकर यही टेज़रेक हावर्ड स्टार्क की खोज का एक नया नमूना बनेगा, जिससे कि वह बना पाए खुद का एक नया मार्क 1 ट्रूपर सूट, जिसे कि इस एपिसोड में कहा गया है हाइड्रा स्टॉम्पर। बेसिकली दिखने में काफी हद तक आयरन मैन के सूट जैसा ही है, मगर इस वक्त तक आयरन मैन अपने वजूद में नहीं आया था, इसलिए इसे हाइड्रा स्टॉम्पर का नाम दिया गया। क्योंकि इस वक्त तक हाइड्रा के सभी लोग यहाँ पर जर्मनी के सैनिकों को मार रहे थे और हावर्ड स्टार्क ने इसे इसलिए बना था ताकि वो हाइड्रा को पूरी तरीके से कुचल पाए। एंड दैट्स द मेन रीजन वी कॉल इट हाइड्रा स्टॉम्पर। जैसे मूवी में दिखाया गया था कि कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स अपने दोस्त बकी बार्न्स को हाइड्रा की पूरी टीम से छुड़वाने के लिए अकेला ही निकल पड़ता है। कैप्टन कार्टर भी ऐसे ही करती है, जिसमें उसकी मदद करता है हावर्ड स्टार्क और उसे दे देता है एक वाइब्रेनियम से बनी हुई शील्ड। और उस शील्ड की मदद से कैप्टन कार्टर निकल पड़ती है अपने दोस्त बकी बार्न्स को उन सभी के चंगुल से छुड़वाने के लिए। काफी तगड़ी फाइट के बाद में बकी को वहां से निकाल लिया जाता है। और इसके बाद में आता है इस मूवी का वन ऑफ दी बेस्ट ट्रेन सीक्वेंस, जो कि मूवी में भी हमें दिखाया गया था। अब यहाँ पर होता बेसिकली ये है कि मूवी के अंदर कैप्टन अमेरिका जब बकी बार्न्स को बचा रहा होता है, तो बाकी बार्न्स उस ट्रेन से नीचे गिर जाता है और आगे चलकर विंटर सोल्जर बनता है। मगर इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बकी के गिरने से पहले ही कैप्टन कार्टर बचा लेती है। इसका मतलब ये है कि विंटर सोल्जर कभी विंटर सोल्जर बनेगा ही नहीं। और जिस ट्रेन के अंदर वो हाइड्रा के हाइपर टेक्नोलॉजी वाले हथियारों को चुराने के लिए आए थे, वहाँ पर तो हाइड्रा ने ऑलरेडी काफी बड़े बड़े बॉम्ब रखे थे, जिससे कि अब जैसे तैसे करके ये पूरी टीम वहाँ से बचकर निकल जाती है।
मगर स्किमित यानी कि रेड स्कल अपनी चालाकियों से बाज नहीं आता और अपने पेत्रों को आजमाता हुआ उस टेज़राक को अपने कब्जे में कर लेता है। अब उसका ये मकसद था कि वो टेज़राक की मदद से इस धरती पर एक बहुत ही बड़े ऑक्टोपस को लेकर आए, जिसका नाम होता है सुमागुरात। बेसिकली सुमागुरात में इतनी ताकत होती है कि वह अगर चाहे तो अपने सारे टेंटिकल से इस पूरी दुनिया तक को खत्म कर दे। उसकी एक बहुत ही बड़ी आंख भी होती है, मगर वो इसमें हमें दिखाई नहीं गई और अब उसे रोकने के लिए कैप्टन कार्टर अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करती है और साथ ही उसका सपोर्ट करने के लिए अब वहाँ पर स्टीव भी पहुँच जाता है, जिसने कि अब हाइड्रा स्टॉर्म पर पहन रखा होता है। मगर क्योंकि उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर नहीं होती तो उसकी वहीं पर बैटरी लो हो जाती है और वह अपने सूट से बाहर निकलता है और पेगी को कहता है कि तुम इस काम को छोड़ दो वरना तुम पर भी जान का खतरा आ सकता है। तो वहाँ पर पेगी उस कहती है कि अगर मैंने इसे नहीं रोका तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, मुझे अपनी कुर्बानी देनी होगी। और इसी के साथ अब पेगी कार्टर यानी कि जो कैप्टन कार्टर है वह अपनी पूरी ताकत के साथ में शील्ड की हेल्प से अब उस हुमागुरात को वापस उसी रोशनी में धकेल देती है जहाँ से वो आया था। अब यहाँ पर एक इंसिडेंस और हुआ था। जैसे ही रेड स्कल ने टेज़राक की मदद से हुमागुरात को इस धरती पर बुलाया था तो सबसे पहले गुस्से में आकर हुमागुरात ने उसे मार दिया था। और इस पूरे सीक्वेंस के खत्म हो जाने के बाद में हमें समय दिखाया जाता है 70 साल बाद का। यह वह दिन था जब बेसिकली हमने अवेंजर्स 1 के अंदर लोकी को सेप्टर के साथ में धरती पर आते हुए देखा था, क्योंकि इस पोर्टल को खोला गया था टेज़राक की मदद से। मगर इस वक्त यह टाइमलाइन चेंज हो चुकी थी, तो यहाँ पर लोकी की जगह पहुँचती है कैप्टन कार्टर जो पोर्टल के अंदर हुमागुरात से लड़ रही थी। अब जैसे ही वो इस टाइमलाइन में आती है तो उसके सामने निक फ्यूरी और क्लिंट बार्टन होते हैं। तो वह सबसे पहले पूछती है कि स्टीव रॉजर्स कहाँ है। अब इसी बात से हमें यह पता चल सकता है कि जब वह इस पोर्टल में थी तो उसे लड़ते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ होगा। इस टाइमलाइन में 70 साल बीत गए पर वहाँ पर शायद कुछ ही दिन बीते होंगे, इसलिए अभी तक पेगी कार्टर के दिमाग में स्टीव रॉजर्स की याद है और वह आते ही सबसे पहले उसी के बारे में पूछती है। और अब यहीं पर निक फ्यूरी उसे अवेंजर असेंबल के लिए अप्रोच भी करते हैं और इसी के साथ में यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।